नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं विजय ढोरे जी। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी जुबानी। जी, तो सबसे पहले धन्यवाद। सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप इस फील्ड में कैसे आए, क्योंकि सबकी एक डिफरेंट जर्नी होती है। स्कूलिंग एजुकेशन सबकी अलग अलग जगह पे होती है, तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई। गोविंद भाई, जी। मेरी पैदाशी एक्चुअली मध्य प्रदेश बैतूल से हुई है। ओके। एक ट्राइब एरिया रहा और ट्राइब एरिया के साथ में मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है, मेरे पापा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड में एक छोटे स्मॉल इंडस्ट्रियल को फाइनेंस करने का एक उनका दायित्व था। उस समय वो रेशम उद्योग या लघु जो अपनी जिससे कि वो अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करते थे, तो वो उनके लिए फंडिंग का काम वो मतलब पापा के फाइल आती थी कि प्रिंटिंग की कैसी होगी। कोई कोसा सिल्क मिल उद्योग है जो बस्तर में अब चला गया है मध्य प्रदेश से हटके। तो ये सारी विधाओं के कारण ना बीच में, और मेरे पापा इस फर्स्ट ऐसे कैंडिडेट थे कि जिन्होंने मोफत लाल के साथ मिलकर काम किया था इस डिजाइनिंग कंसेप्ट के तौर पर, टेक्सटाइल डिजाइनिंग में और कटिंग में। जो आज जितना भी पैटेंट आ रहा है उसका फर्स्ट मेरे ही पापा थे कि जिन्होंने मुफ्त लाल के साथ मिलकर एक काम चालू किया। उस समय से एक दिमाग में था कि मेरे पापा एक कैसे छोटे युद्धों को बजट के तौर पर फंडिंग करते हैं और क्यों करते हैं, इससे इनकी रोजमर्रा क्या है। और आसपास के सारे एरिया को ऑलमोस्ट उन्होंने मध्य भारत बोलते हैं जिसमें पहले राजधानी नागपुर हुआ करती थी, अब फिर वो बाद में ग्वालियर में चला गया लश्कर। तो ये वहां से क्यूरियोसिटी चालू हुई थी कि मेरे पापा ऐसे करते हैं तो मैं नहीं। और फिर पापा जब भी वेकेशन होता था तो हम आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादातर मूवमेंट करते थे, क्योंकि बैतूल एक ऐसी जगह है कि जहां से जिस मतलब जिले से 3 नदियां का उद्गम है। मतलब बोलना चाहिए चंबल है, तवा है, ताप्ती है, ये सब एक ही है। तो पापा जब भी हमको बाहर मूवमेंट पे लेके जाते थे तो वो नेचर बड़ा वो करता था कि किस तरीके से यहाँ पे मतलब जो ट्राइब्स है और उनके साथ में उनके फेस्टिवल को देखना, उनके डांस को देखना, उनके जो मोटिव्स है, इस टाइप की वो ज्वेलरी को पहनते थे और इतना रिचनेस लगता था वो कल्चर। तो उसी समय दिमाग में आया कि पापा मैं भी इसी फील्ड में जाऊंगा। तो पापा ने कहा कि ठीक है, जैसा आपको लगे आप जरूर, मगर कोई एक ऐसी कला की फील्ड में जाए कि जिससे आप अपने आप को पॉलिश कर और एक अच्छे आर्टिस्ट के तौर पर आप सामने आए लोगों के। तो वो वही से एक जिज्ञासा रही है। और बीच में मैं बोलूंगा मान्यवर कि उसी समय से मुझे ना जो ट्राइब मोटिव्स थे, जो टैटू आर्ट्स वगैरह या बॉडी पे क्यों बनाते थे, उनकी ज्वेलरी पे क्या सिंबोलिज्म होता था या किस टाइप का होता था, उसको लेकर ना बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी। और उसके साथ साथ में जब ये पूरी विधा के तरफ जाना हुआ तो एक मैं अब तो स्वर्गवास हो गया, महावीर प्रसाद वर्मा करके एक बैतूल में थे जो कि फॉरेस्ट एरिया, इंडिया का लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया मध्य प्रदेश में है और वहां 4 कंजर्वेटर, तो वहां पे उनके लिए ना वो पोस्टर्स बनाया करते थे। मतलब वो एक बर्ड सेंचुरी है या फिर एक किस तरीके से वहां पे वो जैसे दारू की बात होती थी महुआ से कैसे बनाना, तो उनके वो चित्र बनाया करते थे। तो मेरे पापा ने फिर मेरे को बोला कि अगर तुमको बेटा लगता है तो इनके पास जरूर जाओ और इनसे कुछ सीखो कि ये चित्र कैसे बनाते हैं, उनकी रेखा चित्र कैसी है, उनकी ड्राइंग कैसी है और कैसे वो फॉर्म को डेवलप करते हैं। तो इस तरीके से मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती चली और इसीलिए फिर मैंने बाद में अपने आफ्टर 12th के बाद में मैंने कला के फील्ड को चूज करना पसंद किया। तो जैसे कि आपने अपनी पढ़ाई स्कूलिंग तो बैतूल में ही की है ना? बैतूल में की मैंने, और उसके बाद मैंने कुछ समय भोपाल में भी की। इंटर मैंने बैतूल से किया, उसके बाद भोपाल में भी मैंने स्टडी की और देन उसके बाद फिर मैं को जब पता लगा कि मैंने क्लियर किया, उसके बाद फिर मैं नागपुर में मैंने प्रवेश की प्रक्रिया को किया और नागपुर में मुझे फर्स्ट टाइम में ही प्रवेश प्रक्रिया में फाउंडेशन में प्रवेश मिला। मैं बैतूल को इसलिए जानता हूं क्योंकि वहाँ चोपना जो शाहपुर और ये सब एरिया है वो मेरे मामा का क्षेत्र है। बिल्कुल इतना ट्राइब एरिया है कि आज ऐसा लगता है कि वहां जाके वाटर कलर में लैंडस्केप करने चाहिए। बिल्कुल, और जब भी हम जाते हैं, मतलब बहुत सालों से जाना नहीं हुआ बट अभी मैं 1.5 महीने पहले जरूर गया था
और गांव का वातावरण तो बिल्कुल ऐसे ही है, बट बहुत सारी चीजें अब बदल गई हैं वहाँ। बदल गई है, मगर वो चोपना, बैतूल, घोड़ा डोंगरी, जी जो जी। धारा खो तो एक ऐसा है कि आप बोल सकते हैं कि कनाडा का भी वाटरफॉल उसके सामने फेल है, इतना बिल्कुल जंगलों बिल्कुल में वाटरफॉल है। और वो बिल्कुल। रूबे रूप देखा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं जब हम निसर्ग को देखते हैं, प्रकृति को, तो आर्टिस्ट उसी से प्रेरित होकर चित्रांकित करने का प्रयास करता है। नहीं, वाकई। अच्छा, दूसरा एक एक जैसे आपने अभी ये बात की, तो कई लोग ऐसे, उनकी धारणा होती है कि जब आर्टिस्ट काम करते हैं वो शून्य होते हैं, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, शून्य नहीं, ये देखिए आर्टिस्ट शून्य के साथ ना, एक्चुअली अब पहले तो हम बोलते थे कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, अब उसको विजुअल आर्ट्स में क्यों कर दिया, क्योंकि बिल्कुल आर्टिस्ट के सामने एक फ्रेम होता है, बिल्कुल। और आर्टिस्ट 36 डेज सोचता है और 1 डेज या 2 डेज में सिटिंग में अपना पेंटिंग करता है, मगर ऑब्जर्वेशन उसकी जो हार्ड डिस्क है ना, उसमें इतना डाटा भरा डाटा है। रहता है कि आप उस चीज को बोल नहीं सकते कि यार ये पेंटिंग कितने दिन में बना दिया। और सही बात कैसे, है। जैसे एक एक कवि की बात है, तो कवि और हम में एक ही सिमिलरिटी होती है, सब ABCD अल्फाबेट सब सीखते हैं, मगर उसमें से शब्दों को चुनना और उसको पिक्चराइज करके पर्दे पे लाना या शब्दों के माध्यम से लोगों के सामने प्रदर्शित करना, वैसे चित्रकार भी जब देखे हुए विजन को अपनी फ्रेम में और आंखों के द्वारा मस्तिष्क से जब रेखांकित करता है, तो वह चित्र के रूप में लोगों के सामने आता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा भी बिल्कुल यही मानना है, पर मैं उन लोगों की उस बात को खारिज करता हूँ जो ऐसे बोलते हैं ना कि हम शून्य हो जाते हैं काम करते समय। ये तो ना मैं ना ना, कतई नहीं मानता। शून्य, आप अगर शून्य होंगे तो फिर मतलब ही क्या निकलेगा। आप बिल्कुल शून्य जब कला में महारती हासिल कर लेंगे, तब जाके शून्य पे जाएंगे। आप पहले ही शून्य हो जाएंगे तो फिर मतलब ही नहीं निकलेगा ना। सही बात है। अच्छा, हम अब जानना चाहेंगे आपकी नागपुर के बाद की क्या जर्नी रही है? मैंने नागपुर में BFA में जब फाउंडेशन में मैंने प्रवेश किया था, जी तो नागपुर में अभी महाराष्ट्र का जो एजुकेशन की पॉलिसी के बारे में, कि फाउंडेशन में 75 स्टूडेंट्स और इतना टफ होता था, और उसमें हम लोगों को जो आर्ट की जो बेसिक फंडामेंटल है, 2D 3D, पर्सपेक्टिव ड्राइंग, कलर थ्योरी, उसके बाद मेमोरी ड्राइंग, टेक्सचर्स क्वालिटी, मतलब ऑलमोस्ट जब हम एक प्रोफेशनली के डिग्री के तरफ जाते हैं, तो उसका बेसिक जो नॉलेज है वो फाउंडेशन में हो जाता था। और इतना टफ होता था, मतलब कि ऑब्जेक्ट ड्राइंग है, आप ऑब्जेक्ट ड्राइंग किसको कहेंगे, मैन-मेड ड्राइंग किसको कहेंगे, नेचर ड्राइंग किसको कहेंगे, वहां पे वो सिमिलरिटी पता लगी कि मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तु ऑब्जेक्ट ड्राइंग होती है और प्रकृति द्वारा निर्मित वस्तु वो नेचर ड्राइंग होती है। तो वो कहीं ना कहीं वो चीजें वहां क्लियर होने चली, क्योंकि फाउंडेशन ही आर्ट की सबसे बड़ी एक विधा का, हमारा बोलना चाहिए कि पहला पाउल है। मराठी में बोलते हैं कि जैसे हम बोलते हैं ना संगीत में, कि जब तक हमको सारे गमा सुर नहीं होगा तो हम उससे कोई भी क्लासिकल नहीं बना पाएंगे, और अगर क्लासिकल में पकड़ होगी तो हम उसको फ्यूजन किसी भी तरीके से करें तो उसमें से एक ध्वनि निकलेगी और वो सुर में निकलेगी। बिल्कुल। मेन यही होता है कि हमें उस चीज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है भाई, तो एक चीज मैं इस पे कहना चाहूंगा कि जैसे आप अमूर्तन करते हैं या उसमें आपके जी। लैंडस्केप के छाप दिखते हैं, तो क्या शुरू से ही आप इस तरह के काम करते आए हैं या पहले फिगरेटिव करते थे या? नहीं, पहले, सबसे पहले तो मैं यही बोल रहा था ना कि हमारा क्लासिकल बेस होना चाहिए। जी आपको मालूम होना चाहिए कि एक प्लांट है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, जी। एक माउंटेन होता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो एक रूप होता है। और जैसे जैसे हम उस विधा में हम पारंगतता आने लगती है या निष्णात होते हैं, तो हम उसमें से कुछ चीजें खोजने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक माउंटेन बनाऊंगा तो उसको कोई भी बोलेगा ये पहाड़ है, मगर उसमें से कुछ नई चीजें खोजने की कोशिश करना, वही अपने आप में हमारी क्रिएटिविटी है। बिल्कुल। तो क्या आपने जैसे कॉलेज के बाद ही जो अभी जिस तरीके से आप काम करते हैं उसी तरीके से आप करते आए हैं? नहीं नहीं नहीं, कॉलेज में रह के काफी लाइव ड्राइंग, पोर्ट्रेट, मैंने बहुत सारी चीजें शेयर नहीं करी है स्लाइड में। तो वो बहुत जरूरी है कि हमें हमारा क्लासिकल बहुत जरूरी बनाना है। अगर हम एक ड्राइंग की तरफ कंसेप्ट जाते हैं तो उसका ड्राइंग का कंसेप्ट क्या है, हम उसको किसी भी विधा या कोई फिलॉसफी के साथ उसको एक्सप्लेन करना मैं नहीं मानता ड्राइंग है। ड्राइंग ही है, बिंदुओं के द्वारा निर्मित रेखाओं से एक आकार रूप जब तक नहीं दिखता वह रेखा चित्र नहीं होता है, मेरा मानना है। बिल्कुल। तो हम एक काम करते हैं, आपके स्लाइड शो के साथ बातचीत को आगे बढ़ाते हैं।
पहला स्लाइड बिल्कुल है, बिल्कुल। ये कहाँ का है? हाँ, ये 2017 चित्रकला परिषद कर्नाटक बेंगलोर शो समय की ये इमेजेस है। और वहां हम लोगों ने 4 आर्टिस्ट मिलके शो किया था। एक विजय सोमंची इस कैलिफोर्निया से, अलका चड्डा बेंगलोर से थे, और एक मैथ्यू थे जो कि अभी एज ए एसोसिएट प्रोफेसर राजा मान सिंह तोमर संगीत कला विश्वविद्यालय खैरागढ़ में है। ओके। कोई ऐसे शिक्षक रहे हैं आपको आपके समय के जिन्होंने आपको बहुत प्रभावित किया हो? मेरे शिक्षक के तौर पे मेरे जो प्रभावित शिक्षकों में रहे, एक पहले गुरु रहे महावीर शरण वर्मा रहे हैं, जो बहुत अच्छे पोर्ट्रेट आर्टिस्ट रहे। उसके बाद दूसरे मेरे जो गुरु के तौर पे रहे प्रोफेसर धनंजय वर्मा, एक बहुत बड़ा अध्यात्म में नाम है, जो जे के प्रोडक्ट रहे हैं। उसके बाद प्रमोद बाबू रामटेके रहे हैं। उसके बाद मनीषा पाटिल मैडम रही है, जो शायद आपकी भी टीचर रही होगी। या उसके बाद प्रभाकर पाटिल जी रहे हैं, फिर श्रीकांत जादव, फिर उसके बाद में वासुदेव कामत जी, सुभाष बाहुलकर, इन लोगों के आडी वाडेकर जी के बहुत ज्यादा सानिध्य में रहा हूं मैं। ओके, वाह। ये शो भी वही का है, चित्रकला परिषद का? हाँ, ये नहीं, ये शो था आइकॉन गैलरी हैदराबाद। ओके। इस शो को क्यूरेट किया था अनंता मैडम ने किया था। ओके। की ये है चित्रकला परिषद की। ये बीच में जो टी पहने हुए हैं, ये बहुत रिनॉन लैंडस्केप आर्टिस्ट है। ऑलमोस्ट आदिपुलम जी के साथ में इन्होंने काम किया है। और ये कैलिफोर्निया में विजय सोमंची जी करके, जो हिमालय को लेके काम करते हैं। ओके। उसके बाद में अलका चड्डा जी है, बहुत अच्छी राइटर, अच्छी स्क्रिप्ट लिखती है, और आर्ट क्रिटिक के तौर पे भी बेंगलोर में अभी काम कर रही है। फिर उधर वाले मानिक है कि जो बहुत अच्छे मिनिएचर पेंटिंग और ट्रेडिशनल पेंटर है कर्नाटका शैली के। हाँ, मैं चाहूंगा इनसे भी बात करना, क्योंकि हम जितने आर्ट फील्ड के विधा के लोगों को हम इस पे बातचीत के जरिए लोगों से जुड़ पाए। अगर मैं मान्यवर में आपको बोलूंगा, विजय सोमंची जी, आप इंडिया में तमाम रिनॉन आर्टिस्ट है जिन्होंने हिमालय के ऊपर काम किया, मगर जो क्वालिटी है और जो टेक्सचर्स क्वालिटी है कि स्नोफॉल गिरा है तो कैसे गिरा हुआ है, इतना डीपली स्टडी है और इतना मतलब ट्रिमेंडस शब्द नहीं होते हैं। इनके काम को जरूर एक बार आपने देखना, विजय सोमंची जी। ओके, बिल्कुल, हम आपसे संपर्क करेंगे, उनसे संपर्क स्थापित करने के लिए जानना चाहेंगे। हाँ, ये मेरा बहुत कुशल समय पे ऑलमोस्ट ये 50 चल रहा था कि ना करूं। ये 27 अप्रैल 2020 में लिबुआ होटल में शो हुआ था मेरा, और इस शो को क्यूरेट किया था प्रोफेसर वंदना सिंघल ने, जो कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आर्किटेक्ट कॉलेज, जो कि एक लखनऊ आर्ट कॉलेज की ब्रांच है, वहाँ प्रोफेसर है और डीन भी है। उन्होंने मेरा ये शो उस समय किया था, और इस शो के इनॉग्रेशन के समय अखिलेश निगम जी और गिरी जी, इन सभी लोगों से बहुत मुलाकात हुई थी। और जस्ट इसके 2 या 3 दिन के बाद ही बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी, तो उसके दौरान भी मैंने शो किया था। ओके, ये कोविड के दौरान की बात है, मतलब मेरे ख्याल से कोविड के दौरान मैंने फिजिकली पहला शो किया था। ऑलमोस्ट इंडिया में किसी ने नहीं किया होगा, और अच्छा क्राउड था। वाह, नहीं वाकई, क्योंकि फर्स्ट फेज में तो लोग ऐसे घर में घुटे से, उसके बाद कुछ मैं आपको बताऊं गोविंद जी, जहां पे मेरी रुकने की इन्होंने व्यवस्था की थी, मैं वंदना जी का बहुत धन्यवाद है कि मुझे किसी से मिलने नहीं दिया उन्होंने। मेरे डोर पे वो अपने घर से खुद आती थी, खाना लेके और डोर पे रख देती थी। मुझसे भी फेस टू फेस नहीं, सिर्फ इनॉग्रेशन के दिन मिली है मैडम, उसके अलावा कभी किसी से मुझसे मिलने नहीं दिया। और जिस फ्लाइट से मैं हैदराबाद वापस गया, ओनली सिंगल पर्सन उस फ्लाइट में था मैं। ओह माय गॉड, सही। तो ये कहाँ पे मेरा ये शो? ये होटल लिबुआ में, और ये जो अभी शो पेंटिंग डिस्प्ले है, ये सालारजंग म्यूजियम हैदराबाद। यहाँ पे कामेश्वरी जी जो चीफ क्यूरेटर थी, उन्होंने मेरा शो स्पॉन्सर किया था, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और सालारजंग म्यूजियम से। यहाँ पे भी बड़ी विचित्र रही है कि ऑलमोस्ट 2000 के बाद पहला शो। ओके,
बीच में नहीं तो बड़े रिनाउंड आर्टिस्ट के शो हुए डिस्प्ले, हुसैन साहब का हुआ और तोटा वैकुंठम साहब का भी। उसके बाद फिर पता नहीं कुछ प्रॉब्लम्स क्या आई या क्या, वो कुछ नहीं। उसके बाद ये मेरा शो कामेश्वरी जी ने क्यूरेट किया था सालारजंग म्यूजियम में। ये भी वही का ही है। ओके। आपके चित्रों में मोस्टली नेचर को ही आप रिप्रेजेंट करते हैं या रिफ्लेक्शन? बिल्कुल, मैं एक्चुअली प्रकृति के ना, हम बोलते हैं ना कि हम जब स्टडी के लिए जब निकलते हैं तो हम ऑलमोस्ट, जब वाटर कलर की बात होती है ना, तो हम सुबह के समय ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इतना ब्राइटनेस और विद इन सेकेंड में कलर चेंज। मैंने एक अपने आप में रखा है कि मुझे वो सॉफ्टनेस चाहिए। नहीं, वाकई वो सॉफ्टनेस और एक वो उसमें जो एक आभा जैसे दिखाई देती है, वो तो बिल्कुल दिखता ही है। मैं हमेशा से आश्चर्यचकित रहता हूँ कि वो बीच का जो एक हल्की सी लाइट कहीं से बाहर आ रही है, एक धुंधला सा, एक ऐसा प्रतीत हो रहा है। मैं एक पता नहीं, एक माने कि एक व्हाइट का इम्पैक्ट आने लगता है, और वो मुझे लगता है कि वो डिवाइन लाइट है कहीं ना कहीं से। मुझे वो ये मेरे लिए छोड़ दे स्पेस, बाकी तू खेल ले। तो वो पेंटिंगों में, चाहे आप ब्लैक एंड व्हाइट में, और बड़े फेसेस में मैंने काम किए, पिंक फेसेस में काम किया, ग्रीन फेसेस में काम किया, और किया। तो मैंने भी बहुत फेसेस में काम किया है। नहीं, बिल्कुल, वो सब काम हम अभी देखेंगे। मेरे ख्याल से नेक्स्ट उसमें हम अभी ये इमेजेस के ऊपर बात करते हैं जो हम देख रहे हैं। और ये अभी जो फोटो मेरे सामने आया है, ये है सृष्टि आर्ट गैलरी हैदराबाद। यहाँ पे ये शो स्पॉन्सर हुआ था, और जो बीच में एक वायलेट कलर की साड़ी पहनी हुई है, ये नागार्जुन करके फेमस प्रोड्यूसर रहे हैं तमिल फिल्म के। ये मेरे को यूरो फेलो मिला था सर। ओके। मुझे 2 बार यूरो फेलो। जब आप लोग वेनिस गए थे? वेनिस, फ्लोरेंस। ये मुझे, मेरे दिमाग में ये था कि पिकासो ने क्यूबिज्म फॉर्म कैसे लाया था। जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे तो मैं इसलिए उस पेंटिंग के सामने स्टिल हुआ था कि उन्होंने एक टेबल पे रखी हुई वस्तु को किस ज्योमेट्रिकल फॉर्म में क्रिएट किया था। तो वो ये फोटोग्राफ्स है। ओके। ये पेरिस का फोटोग्राफ है। मैं ये चीज महसूस करता हूँ कि कलाकार अपने जीवन में जो चीज भी करता है, कोई एक खींची हुई लकीर या खींची हुई लाइन भी अगर वो संभाल के रखे, तो एक ना एक समय वो अपना रास्ता खुद ही बना लेता है। बिल्कुल। हम इस इमेज के बारे में जानना चाहेंगे। जी जी। ये पेंटिंग ना एक वेस्टर्न आर्टिस्ट में रहे हैं, जो बोटिचेली का वीनस था, मगर उसके साथ ही में ये पेंटिंग एक स्पेनिश आर्टिस्ट का है, और बड़ी अच्छी उसने अपने लाइफ को डिपेक्ट किया था। ये पेंटिंग लुवरो म्यूजियम में है। ओके। और ये पेंटिंग में मुझे मालूम है, ये पेंटिंग के स्क्रीन के साथ मैंने क्यों ये फोटो शेयर किया। एक्चुअली लाइफ, हम जो पोर्ट्रेट बनाते हैं, लाइव पोर्ट्रेट या अपना सेल्फ पोर्ट्रेट बनाते हैं, तो वो बड़ी एक इमेजेस हमारी होती है, क्योंकि आर्टिस्ट एक तरफ से अपने हाथ से काम कर रहा है और दूसरा मिरर में अपनी पेंटिंग को देख रहा है। तो बड़ा क्रिटिकल होता है कि हम अपने कैरेक्टर को पकड़ पा रहे हैं या नहीं पा रहे। बिल्कुल नहीं, ये तो है ना, एकेडमिक समय में हम लोगों को प्रैक्टिस करवाया जाता है। ये इसीलिए मैंने इसकी ज्यादातर फोटो क्लिक की थी। ये इमेज, ये फोटोग्राफ उसी समय का? हाँ, ये नहीं है, ये इमेज है होटल लिबुआ, लखनऊ। ये शो क्यूरेट हुआ था पेंडेमिक में, तो उस समय की फोटोग्राफ्स है। तो कुछ पेंटिंग को देखकर अखिलेश निकम जी काफी अच्छे राइटर भी है, लिखते भी है। मुझे एक ब्लैक एंड व्हाइट इम्पैक्ट है, जहां तक अपन दूसरी सीरीज में उसमें मैं कामों को दिखाऊंगा। ब्लैक एंड व्हाइट इम्पैक्ट में भी हम 3 टोन शेड में खेलते हैं, मगर इसमें मेरे ख्याल से करीब करीब ब्लैक एंड व्हाइट की जो हम ग्रे स्केल तैयार करते थे एकेडमिक में, वो पूरे कलर इसमें है, व्हाइट टू ब्लैक के। तो इसके ऊपर वो मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि इतनी टोनल वैल्यूज कैसे बना लेते हो, और किस पेशेंस के साथ है कि आप उसको मोल्ड करते हो। तो वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग इसमें था, तो इस फोटोग्राफ में। ओके। ये तो इनॉग्रेशन की है। हाँ, ये पेंटिंग मैंने ईजल आर्ट गैलरी है, सेक्टर 40
3 अखिलेश करके है, वहां पे 5 आर्टिस्ट की उन्होंने रेसिडेंसी ली थी। इसमें विश्वम थे चेन्नई से, उसके बाद मैं था, फवाद साहब थे और भास्कर भी थे यहाँ से हैदराबाद के, और एक और चेन्नई आर्टिस्ट है, नाम नहीं याद आ रहा। उस समय के ये काम है सर, ये ऑलमोस्ट हम लोगों की 3 डेज की रेसिडेंसी थी। ओके। तो ये काम करने में भी बड़ा एक अच्छा मौका मिला कि मैंने कलरों को बहुत फ्रेश रखने की कोशिश की, बहुत ज्यादा ब्राइट। ये भी यूरोपियन आर्टिस्ट के काम है इस टाइप। हाँ, इस पेंटिंग में मैंने ऑलमोस्ट जो आर्टिस्ट की एक कलर प्लेट होती है ना, कूल कलर, वार्म कलर की एक स्प्रेड में खेलना बड़ा आसान काम नहीं होता है, तो उसको है। ये लाइव ड्राइंग का है पूरा, एक पिकासो का है। हाँ, ये पेंटिंग के पीछे भी है। जब मैं यूरो फेलो में था तो वेनिस सीरीज बनाई थी मैंने, और वेनिस सीरीज में जब हम वेनिस में गए थे तो एक जाने के बाद ग्लेशियर का जो पानी, जहां पे पुराने जो सारी चीजें दिखती है, तो उसके अंदर जो ट्रांसपेरेंसी बड़े मजेदार दिख रही थी, तो मैंने कुछ अपने चित्रों के माध्यम से उसको एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में बनाया था। पूरी सीरीज थी मेरी वेनिस सीरीज। हेलो, मैं बोल रहा हूँ आपके काम के प्रोसेस में आप डार्क कलर पहले लगाते हैं, फिर कलर प्लेट के हिसाब से उसको लाइट करके आते हैं? बिल्कुल, मेरे इसमें डार्क का सबसे पहले रोल प्ले होता है। ओके। तो ये डार्क वाला रोल प्ले करने का जो ये सिलसिला, ये कब से शुरू हुआ? डार्क वाला करने का ये रहा कि जब ड्राइंग करते थे, जैसे बड़े बड़े कॉलेज में जाने के बाद हम लोगों को बोलते थे न्यूज़पेपर चिपका और चारकोल उठा के या कोयला लाओ और उससे ड्राइंग करो, और उसको करने के बाद हम उसको पोंछ देते थे। कुछ ड्राइंग बिगड़ता था, कुछ सुधरता था, तो वो पोंछने के बाद कहीं कहीं हम ज्यादा एकदम डीपली चारकोल चला देते तो ब्लैक स्पॉट पड़ता था। तो वो मुझे ऐसा लगा कि इसमें से फॉर्म दिख रहा है, उसको मैं क्यों ना डेवलप करूं, तो वो उसका मैंने आनंद लेते मेरे पेंटिंगों में ये प्रोसेस चालू होने लगा था। मेरे ख्याल से अमूर्तन में प्रोसेस ही इंपॉर्टेंट होता है ना, आप जिसको मजे लेके करते हैं। बहुत प्रोसेस, बिल्कुल बिल्कुल प्रोसेस ही है पूरी, 1 by 1। अब ये मेरा काम एचिंग का, विस्कोसिटी का है काम। ओके। ये मैंने काम भारत भवन में किया है। हाँ, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना जो मतलब जिनको अमूर्तन के बारे में अगर हम बात करें तो उनका ये कहना है कि हम अमूर्तन तो करते हैं, बट क्यों करते हैं, क्या करते हैं, वो हम समझ ही नहीं पाते। तो उसको आप क्या कहना चाहेंगे? उसके वो उनको समझ नहीं आ पाता, हर एक स्टेज में उसकी बारीकी को समझना बहुत। जी, हर एक स्टेज से हम लोग गुजरते हैं, मतलब जब सीखते हैं तो एक स्टेज होता है, मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। किसी के अमूर्तन काम को देखे हम कैसे उसको देखें, वो देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आप कैसे बताना चाहेंगे नए स्टूडेंट्स के लिए? मैं एक मान्यवर में एक बड़ी अच्छी बात शेयर करना चाहूंगा कि मेरा सौभाग्य है कि मैंने गायत्री जी को एक बार काम करते देखा। ओके। तो वो जिस तरीके से एक एब्स्ट्रैक्शन, उनकी जो लिपि थी ना, वो हम लोग आसानी से समझ नहीं पाते थे। उन्होंने उस समय कर गया कि जो आज हमारे लिए एक माइलस्टोन है। या फिर रजा साहब के लैंडस्केप को मैंने देखा, क्योंकि भारत भवन से जुड़ा रहा, तो वो लैंडस्केप में जो उनके कलर्स रहते थे, ब्राइट ऑरेंज, ग्रीन, और वो उन्होंने फिर उसको किस तरीके से एक मॉडिफाई करके एक अपने फॉर्म में उसको लाने का प्रयास किया। वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक आर्टिस्ट की कलर प्लेट एक अपने आप में उसकी सिग्नेचर होती है। बिल्कुल, मेरी सोच है ये। बिल्कुल, अगर वो एक अपनी कलर प्लेट नहीं बनाएगा तो सारे, देखिए ना कि संगीत के 7 सुर होते हैं और उसी में तमाम राग बने हैं, राग मालाएं बनी हुई है, हाँ, अनेक सुर बने हैं। हाँ, तो देखिए उसमें से आर्टिस्ट ने अपने आप को इस तरीके से किया कि ये राग मल्लार है, या फिर एक ये घराना आ गया, इसको बंदिश में गाया गया, इसको तराना है, या ये ध्रुपद है। देखिए सुर वही है, मगर उन्होंने एक अपनी तरीके से किस तरीके से मोल्ड किया उस लैंग्वेज को। तो आर्टिस्ट भी उस तरीके से कलरों के माध्यम से फॉर्म को जिस तरीके से विजुलाइज करता है, तो एक तरंग
की तरह ना वो अपने आप को मोल्ड करने का प्रयास करता है, और वही उसकी आइडेंटिटी होती है। बिल्कुल। और क्या आप इस चीज को मानते हैं कि शुरुआती दौर में प्रभाव तो बहुत सारे आर्टिस्टों का पड़ता है, हमें उस प्रभाव से कैसे बाहर बिल्कुल। आना चाहिए? देखिए, हर एक का देखने का नजरिया, आप किसी चीज को किस तरीके से देख रहे हैं और आपको क्या चीज गेन करनी है। एक मैं बहुत अच्छा उदाहरण बताता हूं। देखिए कि हम हमारे मैथोलॉजिकली कंसेप्ट को जब लेते हैं तो जी। उस समय क्या होता है, किसी सत्संग में बैठते हैं तो देखो, सत्संग में हमें मालूम है कि हमारी पुराण को पूरी तरह वो पढ़ी जा रही है, क्या गीता भागवत पढ़ी जा रही है, मगर मुझे उसमें से क्या गेन करना है। बिल्कुल। सुनने वाले 1000 दर्शक होते हैं, मगर उसमें से एक शब्द भी अगर वो गेन कर लेगा तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ा एक मतलब होना चाहिए कि लेसन बन जाता है। तो इसीलिए सतत किसी चीज को देखने का और अपने नजरिया से देखने का, दूसरों ने किया उस तरीके को मैं कैसे मोल्ड कर सकता हूँ। अगर पूरे स्पेस पे अगर हम देखते हैं, आसमान में एक चांद दिखता है और उसी को वो देखिए पूरे ग्रे स्पेस पे एक ही चांद नजर आता है, वो सन है। चांद तो दिखाई देता मगर सन अपने आप में एक स्प्लिट होकर इतनी रोशनी कर देता है कि उसको देखना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है तो वो वाकई। काम में भी वही विजन होना चाहिए। अच्छा, मेरा दूसरा, मानना है कि काम में वो विजन होना। रोशनी की बात आई तो आपके काम में लाइट का बहुत अलग तरह का एक है ना इफेक्ट दिखता है, हल्की सी कहीं से मैं वही मैं बोलता ना कि हम बोलते ना कि एक डिवाइन लाइट है जो जी। कहीं ना कहीं से आपको एनर्जी देती है, वो बहुत रोल होता है। और उसी को में अगर हम सब एक आर्टिस्ट के तौर पे, जिंदगी में बहुत फेसेस आएंगे, मगर उस रोशनी को अगर हम पकड़ के रखेंगे ना तो मैं बोलता कोई राह हमारे लिए अछूती नहीं है, खुद सही हम बात अपनी है। पगडंडी बना के एक रास्ता बना लेंगे। सही बात है। अच्छा, रूटीन ये रूटीन रूटीन कितना इम्पोर्टेंट है एक कलाकार के लिए? मैं डेली काम करता हूँ, कुछ ना कुछ ड्राइंग करूंगा, कुछ ना कुछ कलर से खेलूंगा। नहीं तो मेरे को ऐसा लगता है कि पता नहीं आज मैंने, जैसे डिजीज हो जाती है तो बोलते बीपी की गोली रोज खाना है, थायराइड की लोगों को खाना है। मेरे लिए है कि अगर मैं कलर नहीं लगाऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं आज मैंने क्या मिस कर रहा हूँ। नहीं बिल्कुल, ये तो एकदम ऑलमोस्ट लाइट और इनको बहुत ज्यादा प्ले करने का है। और मैं बताता, मेरे पेंटिंग में जब मैं ये कलर करना चालू किया था, इस दौरान मेरी लक्ष्मण श्रेष्ठा सर से मुलाकात हुई थी। ओके। और उनके पास ज्यादा कलेक्शन में भी है, तो मैं लक्ष्मण सर साहब के स्टूडियो में गया और उन्होंने देखो हिमालय को किस तरीके से बनाते 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 एक स्पेसिंग काटना चालू किया। तो वो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, मैं जो मिस कर रहा था वो कोई ना कोई मुझे दिखा, इसलिए मैंने एक फॉर्म से या कोई ना कोई स्पेस को मैंने उसमें डालने की कोशिश की। प्रश्न ये था कि जैसे ये काम जब आप शुरू करते हैं तो आपके मन में क्या विचार चलते रहते हैं, कैसे शुरू करना है, या रैंडम आप कलर लेते हैं शुरू करते हैं? नहीं, मैं कभी भी काम करने से पहले, अगर कभी भी है तो चाहे मैं अपने स्टूडियो में बैठूं या कहीं कैंपों में जाऊं, तो मैं सबसे पहले एक बात है कि मैं एटमॉस्फेयर को ज्यादा, वहां का क्लाइमेट क्या है, वहां का एक व्यूज क्या है, मैं उसको एंजॉय करता हूँ और उसके बाद फिर उसको काम में लाने का प्रयास करता हूँ। वाकई वो ही है, क्योंकि जाके तुरंत काम नहीं होता, नींद भी आती है ना। तो एक बहुत अच्छी एक है ना कि हम लोग एस्थेटिक्स पढ़ते हैं, कांट की थ्योरी पढ़ी है या बहुत सारी सौंदर्य शास्त्र को हमने पढ़ा है, कहीं ना कहीं वो बात उसमें आती है कि हम कॉन्शियस अनकॉन्शियस और उसके बाद निद्रा अवस्था में जाते हैं। तो धीरे धीरे प्रोसेस पे जाते हैं, तब जाके ही काम बनता है। ये नहीं कि कलर लगाया और पेंटिंग बन गया, वो नहीं। बात। वाह, ये वाइट ये देखिए इसका वाइट की वजह से ये पूरा लुक ही पता नहीं। और ये काम की मैंने करीब करीब 7, 8, 9 काम करे होंगे और बहुत ह्यूज साइज में, 4 फीट बाय 4 फीट या 5 बाय, उसमें जो मुझे ना एक ब्राउनिश में जो ऑरेंज का इम्पैक्ट है और उसके बाद बीच की व्हाइट का, मैं स्पेस को बड़ा एंजॉय करना पसंद करता हूँ। मैं खुले आसमान में वो ऐसा पंछी हूँ कि खुली आसमान में एक ही पंछी उड़े तो मजेदार है, वो बड़े एंजॉय करता हूँ मैं उसको। आपके जैसे काम रंगों की आप बात कर रहे थे, तो क्या कलर थ्योरी को आप कैसे देखते हैं? क्या आप मानते हैं उस कलर थ्योरी को कि हर एक आर्टिस्ट का कलर थ्योरी खुद वो डेवलप करता है या उसको फॉलो करता है?
देखिए, हम जब विषय वस्तु के तरफ जाते हैं जी तो विषय वस्तु के अकॉर्डिंग हमारी कलर्स ही उसको जस्टिफाई करता है। अमूर्त पेंटिंग में ये सबसे बड़ा रोल है कि हम किस चीज को विजुलाइज कर रहे हैं और हमारे को कलर क्या वो करना है, कलर का क्या रोल प्ले करना है, वो बहुत जरूरी हो जाता है। कहीं ना कहीं हम स्पेसिंग, आसपास के एटमॉस्फेयर को देखने के बाद उसमें से कुछ क्षणिक में कलर ढूंढ के उसमें काम करना मुझे मजा आता है। और कलर थ्योरी इसलिए क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ तो शानदार सुखाई के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। मुझे क्या कलर लग रहा है वो कलर में एंजॉय करना, किसी के थोपे हुए कलर पे मैं काम कभी नहीं करूंगा। मुझे जो एक खाली स्पेस है, कभी कभी अभी देखिए ना कि बहुत सारे टेक्निक में ये आने लगा है कि व्हाइट के ऊपर ही व्हाइट से काम है, बस अर्थ मगर करने का तरीका। बिल्कुल। अब ये पेंटिंग है, मैंने जो पहले रियलिस्टिक लैंडस्केप किए हैं या माउंटेन देखे हैं, सतपुड़ा की, विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला देखी है, सारी है देखी हुई है। इधर इधर राजस्थान में भी जाके देखा। पत्थर कैसे सैंड से बनने की कोशिश होती है, छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है पत्थर। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल जो बनता है ना जी, छोटे रेतकणों से बनता है। बिल्कुल। तो वो उसी को मैंने देखो जिस तरीके से है, एक इस पे एक बहुत मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगा क्योंकि अभी बात चल रही है दौर से, कि मुट्ठी में पकड़ी रेत उष्णता से भुर-भुर कर गिरने लगी और जब अंत में हाथ की हथेली को खोला तो पसीने से कुछ कण चिपके रह गए। वही मेरी शिला और वही आधार पर मैं आज स्थिर हूँ, वही मेरी पहचान की तौर पे है। वाह, बहुत तो बढ़िया। सारी निकल जाएगी मगर कुछ चिपके रहेंगे और वही हमारे को बिल्कुल, कुछ तो रह ही जाता है, कुछ रह जाते हैं और वही हम उसको देखते हैं और वही हमको एक पत्थर के रूप में नजर आते हैं। बिल्कुल। ये तो मुझे हिमालय की याद आ रही है इसको देख के। मैं माचाकुचर नेपाल की जब मैं यात्रा पे था और जब मैंने माचाकुचर पर्वत श्रृंखला देखी थी तो बड़ा सुनहरे सा लग रहा था, तो मैंने कहा वहां सुनहरा लग रहा है। तो मैं ये सीरीज 2016-17 के फेज से इसलिए किया था क्योंकि आईटीसी का एक बड़ा प्रोजेक्ट था। ओके, कुछ बोल रहे थे? हाँ, मैंने एक पिंक फेसेस देखा है अपने लाइफ में। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं मैं जो काम कर रहा हूँ एक स्थिरता कहीं ना कहीं लग गई थी और मुझे बहुत ज्यादा ब्राइट में काम करने की इच्छा हो रही थी। तब मैंने ये पिंक फेसेस सीरीज चालू की थी और प्रोसेस वही था मगर ज्यादातर मैंने पिंक कलर का यूज किया। आई एम हैप्पीनेस। तो उस समय ये काम काफी मोमेंटेबल था और लोग पसंद कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार हैप्पीनेस है। क्योंकि मैंने कोई एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए काम किया तो बोलते हमारे को होटल में लगाने के लिए ऐसे ब्राइटनेस का है, तो मैंने बोला मैं पिंक में कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर उसको एंजॉय कीजिए। ओके। ये भी उसी सीरीज में ही रहे हैं सारे। मतलब उसके बाद मैंने कैडमियम येलो और ऐसे अलग अलग फेजेस में काम करना मुझे बहुत अच्छा लगा। ये काम तो रिपीट हुआ है मगर अच्छा काम था ये मुझे। ये इसी का सेकंड था और ये फर्स्ट था। इसमें मैंने मास्किंग एकदम डार्क कर रखी थी, उसमें मैंने डिटेलिंग हटा दी थी। ये होशियन के काम ये सब एक्रेलिक के ही हैं ये? एक्रेलिक ऑन कैनवास। ओके। जी, क्योंकि कई सारे उसमें टेक्सचर ये ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज की शुरुआत यहाँ से हुई थी। ओके। हाँ, ये पूरे ब्लैक एंड व्हाइट में। और प्रोसेस में ना एक्चुअली मैं बताऊं, मैंने ग्राफिक में बहुत काम किया है और विस्कोसिटी, एचिंग, तो मुझे वो प्रोसेस ना अपने काम में लाने का तरीका बहुत अच्छा एक मिला कि विस्कोसिटी में हम एक्वा इसमें करते हैं, जब एचिंग में हम एक्वा डालते हैं। कहीं तो मैं काम करता था डायरेक्टली नाइट्रिक एसिड से काम करने लगता था, तो वो प्लेट में जो डेप्थनेस आती थी ना, जहाँ कॉलेज में मजा वो नहीं लगता था, अरे ये तो डाइल्यूट हो गया, ये कॉन्सेंट्रेट हो रहा, अरे डायरेक्टली करो ना, प्लेट मेल्ट ही होगी और क्या होगा। तो सही बात है, बिल्कुल सही बात। प्लेट खराब ही होगी ना, और उसके रिजल्ट इतने अच्छे मिलने लगे थे। सेम मेरे पेंटिंग में भी वो पूरे ऐसा लगता है कि प्रिंट है। वही, आप इस पेंटिंग को जब ओरिजिनल देखेंगे ना तो आपको प्रिंट लगेंगे।
नहीं, वाकई एक एक अलौकिक एक भाव तो आते ही हैं हम जब काम देखते हैं तो। बीच में व्हाइट स्पेस छोड़ देना, मैं स्पेस को बहुत एंजॉय करता हूँ। पेंटिंग करना है मतलब कैनवास पे कलर और उसके माध्यम से एंजॉय करता हूँ, उसको बांधने की कोशिश नहीं करूंगा। सही बात है। और मेरे ख्याल से ये काम देख के हम उसको थॉट में भी बांधने का ये नहीं करते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है, वह क्या है, बस हम देख के एंजॉय करते हैं, यही बहुत है ना। हम काम करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली फिर काम हमको सिखाता है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। फिर वो हमारे बस में नहीं। जब एक बार पेंटिंग का संवाद और आर्टिस्ट का संवाद होता है ना, तो उस समय वो अपने आप में बोलना लगता है कि अब क्या है, फिर आप उस धुन में फिर अप्लाई करना चालू करते हैं। बिल्कुल। हमारे पास अब 9 बिल्कुल बिल्कुल। जब अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, और फील्ड में जो चीजें अभी चल रही हैं उसको लेके आप क्या सोचते हैं? इंडियन आर्ट का स्कोप आने वाले समय में कैसा है? सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि अपकमिंग आर्टिस्ट है, मैं अधिकांश यूनिवर्सिटीज में बहुत डेमो देने के लिए जाता हूँ, और डेमो देने के साथ है वहां पे कभी अगर आर्टिस्ट जाता है तो वो अपनी बातों को लेके अपने काम में रहता है। मैं वहां क्या करता हूँ, अक्सर बच्चों को इन्वॉल्व करके और उनको बोलता हूँ कि आप क्या चाहते हैं, पहले आप स्टार्ट कीजिए, देन उसके बाद में फिर आपको मैं टीच करूंगा या आपको डायरेक्शन देने का प्रयास करूंगा जितना मुझे आता है। और उस समय कलर अप्लाई करने के तरीके, कैनवास कैसे वो करना, ये प्रोसेस बाय प्रोसेस अगर काम करेंगे ना। अभी सीधे सीधे क्या है कि जो आर्टिस्ट आ रहा ना वो रियलिस्टिक काम और ये काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करता, सीधे रातों रात छापने लगो, बोले कि मेरा काम सेलेक्ट होना चाहिए नेशनल में या कहीं है। ये कामों से परे हटे ना, सिर्फ काम करना है उसका मुद्दा, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली उसका काम बोलने लगेगा ना, तो उसको फैन की कोई कमी नहीं पड़ेगी। इसलिए क्या है कि आप अपने रियाज को जरूर रखें। आप किसी भी आर्टिस्ट के काम को देखो, आर्टिस्ट के काम को देखना और आर्टिस्ट के काम को पढ़ना, आर्टिस्ट की उसकी लिपि को तो पढ़ो, वो क्या कह रहा है। एक पोएट्री को जब हम शब्दों के माध्यम से पढ़ने की कोशिश, सुनने की कोशिश करते हैं तो उसका आनंद अलग आता है, सीधे सीधे कहने से नहीं होता है। तो इसलिए यह है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना विजुअलाइज करेंगे, जितना स्केचिंग करेंगे, और उसके बाद उसके प्रोसेस को अपने काम में लाने के लिए कोशिश करेंगे, और उस समय फिर जो टेक्निकली अप्रोच पे जो काम कर रहे हैं आर्टिस्ट, उनके टेक्सचर्स क्वालिटी का क्या है, किस तरीके से आपको प्ले करना है, स्पेस का क्या रोल है, और क्या कहना चाह रहे हैं, ये चारों पांचों जब जाएगा कि जब तक आप रियाज नहीं करेंगे। हर चीज में आपको प्रैक्टिस जरूर चाहिए। मैं आपके काम को देखता हूँ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आप उसको वर्ल्ड लाइफ या कहीं ना कहीं किसी एक सब्जेक्ट से जोड़कर उसको लेके चलते हैं। मैपिंग है, देखिए कि सिंह अवलोकन और विहंग अवलोकन, आप जो विजुअलाइज करते हैं वह विहंग अवलोकन करते हैं, तो वो आपको एक वीडियो मिलता है ऊपर से कि मुझे क्या देखना है। बिल्कुल। हमारा देखने का नजरिया टॉप व्यू, फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशन और बॉटम, ये तीनों चारों होने चाहिए, तभी हम जाके अपने काम को उतनी महत्ता पे ले जा सकते हैं कि जब वाह फैक्टर के साथ बोले कि अरे यार अच्छा काम निकला। एक आपके सामने पिंक काम है, कुछ नहीं कह रहा है, धुन कह रही है बस एक। नहीं, मैं जब आपके काम देख रहा हूँ ना, तो मुझे मेरे जो टॉप व्यू वाले लैंडस्केप है ना, कि इस लोकेशन से इस लोकेशन, इस लोकेशन से इस लोकेशन, ये मैपिंग ऐसे, वो मैपिंग ऐसे, वो चीज मुझे फील हो रहा है। मैं गोविंद भाई, इसमें मैं एक बात कहूंगा कि खुले आसमान की छत्र छाया में वह पलाश उगा हुआ था। खुले आसमान की छत्र छाया में वो पलाश उगा था, पतझड़ के आते पत्ते बिखर गए और सूखा पलाश खड़ा रह गया। बसंत के आते कहीं ना कहीं एक केसरिया श्वेत श्याम के साथ एक कली नजर आई, और वही बसंत के आते फूल में परिवर्तित होकर, और वही केसरिया रंग फिर फागुन के रंगों के साथ बरसा नजर आने लगी। वही मेरी चित्रों की परिभाषा है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत समझाऊंगा कि आप चैनल के लिए 2 शब्द कहें, कि आपको चैनल के बारे में क्या पता चला, और आपके दर्शकों को जरूर, जो आपके फॉलोअर्स हैं उनको जरूर बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें।
क्योंकि इसमें बहुत ये तो मैं जरूर हूँ। मैं इस आपके जो चैनल है इसको मैं पेंडेमिक दौर से देख रहा हूँ कि आर्टिस्ट एक सीमा में बन के रह रहा था, और आर्टिस्ट कैसा काम कर रहा, आर्टिस्ट अपने आप को एक्सपोज नहीं कर पा रहा था, गैलरी तक नहीं पहुंच पा रहा था, उनसे बात नहीं कर पा रहा था, बात भी कर रहे तो किसी का प्रॉब्लम था, किसी का कुछ प्रॉब्लम था। उस बीच में भी आर्टिस्ट को एकत्रित करना और उनसे बातें करना और एक उनको अपनी दुनिया में जीने कैसे देना, दैट इज ये काम जो गोविंद ने किया ना, ये कोई नहीं किया। मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं, मैंने बहुत सारे चैनलों को देखा, कोई दो टूक बातें करता है, कोई कुछ करता है, मुझे वो नहीं चाहिए। आर्टिस्ट की लाइफ को किस तरीके से उसने एंजॉय किया, किस तरीके से अपने आप में जीना चाहा, वो आपके चैनल ने किया। और मैं जरूर बोलूंगा कि सभी आर्टिस्ट और जितना भी यूजर है या जितना भी जो आर्ट के बारे में डाटा कलेक्शन करने वाला है, एक ये रिसर्च मेथोलॉजी के लिए जो काम कर रहे हैं, एक पेंटिंग में जब पीएचडी की जाती है तो रिसर्च मेथोलॉजी में डाटा कलेक्शन की बात होती है, ऑडियो वीडियो क्लू से या फिर रेफरेंस से होता है, इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार होता है, उसमें जो शब्दों का प्रयोग किया गया, शब्दावली होती है। ये सारी चीजें एक टेक्निकली तौर पर आपके चैनल में जो आप जो आर्टिस्ट के इंटरव्यू ले रहे हैं, उनके काम के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि 50-60 काम मांग देना, आर्टिस्ट सोचने बैठता है कहाँ है। मैं ही सोच रहा था 60-70 काम कहाँ से दूंगा, जितने थे देते चलो। तो वो एक डाटा है और एक रिसर्च डाटा है। ये मैं बताता आगे चल के जो भी आर्ट में जो रेवोल्यूशन आएगा, तो हम पिकासो को क्यों पढ़ते हैं, हम विंगा को क्यों पढ़ते हैं, हम आज के समय में जो कंटेम्पररी मनीदा को क्यों पढ़ते हैं, जयराम पटेल साहब को क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये इतने माइलस्टोन है। इन्होंने रंगों की भाषा को शब्दों के तौर पर कलाकार के सामने लाया है और मट्टी से जुड़ के काम किया है। बिल्कुल। आज मालूम है लोक कला क्यों आज लोक कला को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि वो आर्टिस्ट जो विजुलाइज होता है और अपनी रेखा के माध्यम से चित्रित करता है, वो लोक कला है। बिल्कुल। तो आपका जो ये चैनल है और जिस तरीके से डाटा कलेक्शन करके, अगर अभी मैं बता रहा हूँ, ये आपने इंटरव्यू लिया मेरा, एक बच्चा कहीं पीएचडी कर रहा है, उसमें मेरा नाम भी है कि विजय सर का। अब वो मुझे पूछेगा तो मैं बोलूंगा ये चैनल में देख लो। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, दो स्टूडेंट्स इस चैनल को देख के वो अपना पीएचडी कर रहे हैं आर्टिस्टों के डेटा उस पे। एक का हो चुका है, एक अभी खैरागढ़ से कर रहे हैं। तो ये बहुत मतलब आर्टिस्ट स्टूडेंट्स के लिए तो काफी सुविधाजनक है ही। अरे दिल्ली आर्ट कॉलेज के बच्चे डेजर्टेशन कर रहे थे, इंडियन कंटेम्पररी आर्ट इन टेक्निकल अप्रोच इन कंटेम्पररी आर्टिस्ट। तो इतना कम आर्टिस्ट मिला है कि जिसने टेक्निकली है। आपके सामने एक काम है, ये टोटल विस्कोसिटी का इम्पैक्ट है कि देखो किस तरीके से एक फ्लो छोड़ा है और किस तरीके से उसको ये किया। ये देखो, बोलूंगा कि आपका जो चैनल काम कर रहा है, एक अच्छा डाटा कलेक्शन और एकेडमिक पर्पस से ये सबसे बेस्ट एक डाटा कलेक्शन के लिए ये चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। थैंक यू। और आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।